मेरे साथ देश के बात में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। 2021 म्यांमार, 2022 श्रीलंका और 2024 बांग्लादेश और अब 2025 नेपाल, ये सभी वो देश हैं जो भारत के बैकयार्ड होते थे। और ये संयोग नहीं हो सकता कि सभी देशों में खूनी संघर्ष हो रहा है, उठापटक हो रही है और ऐसे किसी आंदोलन का कोई चेहरा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीजें एक रणनीति का हिस्सा हो, रणनीति से निकली हो। लेकिन क्या भारत में ऐसा प्रयास नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। भारत में भी ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। पिछले 5-6 सालों में पंचवर्षीय योजनाओं जैसी बाढ़ आ गई। हर साल एक नया चेहरा, हर साल एक नया आंदोलन, हर बार कुछ ना कुछ एक नया, कभी SC/ST के नाम पर, कभी छात्र आंदोलन के नाम पर, कभी CAA के नाम पर, कभी आपका किसान आंदोलन, कभी कुछ, फिर राफेल का मुद्दा और फिर वोट चोरी का मुद्दा हो गया। अभी हर साल कुछ नया, यहां तक कि कैसे यहाँ के चुनावों में दखलंदाजी करने की कोशिश की गई है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए रोक दें और उस व्यक्ति की लंबी उम्र और सफलता के लिए प्रार्थना करें। आपके और इतनी विद्रोही भीड़ के बीच में खड़ा कौन है? ऐसे दलित समाज और राष्ट्रीय समुदाय के बीच कौन खड़ा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं उन 7 लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने नेपाल में सारी गतिविधियां की हैं। वे 7 लोग, टीम बहुत बड़ी है लेकिन लोग अभी 7 ही चेहरे सामने हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं उन सिर्फ 7 लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। जो जितने प्लानिंग की है उन 7 लोगों ने की है। और कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग और पुतिन SCO बैठक में खड़े हैं। दरअसल उस तस्वीर ने ही उत्प्रेरक का काम किया। आप कह सकते हैं कि उसने ऐसी गति दिखाई जिसकी वजह से नेपाल आज चल रहा है। क्योंकि अमेरिका को भारत और चीन का करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे एक साझा आधार चाहिए था जहां से दोनों को नियंत्रित करके एक ही बार में संदेश दिया जा सके। वो नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अब तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो भूतपूर्व हो गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चीन के करीब थे। वहां का विशाल राजनीतिक जगत भारत के करीब है नेपाल का। चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, वहां के लोग खुद को भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए हर कोई वहां दखलंदाजी कर रहा था। इसे खेल का मैदान बनाया जा रहा था और अमेरिका के इसमें प्रवेश हुआ। ये प्रवेश आज नहीं हुआ, ये बहुत पुराना है। अमेरिका USAID के जरिए नेपाल में नास्तिकता और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए धन दे रहा था और धीरे धीरे अपनी संपत्ति का विकास कर रहा था। यह हर देश में विकसित होता है। जहां भी उसे खतरा दिखता है उसे लगता है कि चीन उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसने आसपास के सभी देश, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, इन सभी देशों में धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बढ़ाना चालू किया और उसका विकास करना चालू किया। ये चीन में भी विकसित होता है। आज ताइवान है, हम इसका इस्तेमाल चीन पर दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। यह भारत के लिए भी ऐसा ही करता है। नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, भूटान है। हर जगह पर उसने अपनी सामर्थ्य तैयार कर रखी है कि जिस दिन उसे जरूरत होगी वो उसको एक्टिवेट कर देगा। हमने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश ने जब उसको अपना बेस देने से मना कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हुआ क्या। राजा ने नेपाल में बेच देने से इनकार कर दिया, तो भारत की एक महिला के जरिए नेपाल में नास्तिकता का उन्मूलन कैसे हो, और वह अभी भी हो रहा है। एक भारत के अंदर में बैठी हुई विदेशी महिला ने सब करा। नेपाल में भारत और चीन दोनों देशों को संदेश देना था। अब देखिए, जेएनजी के नाम पर यह पूरा आंदोलन कैसे खड़ा किया। जेएनजी के नाम पर पूरा आंदोलन जो है चल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन लगाया, 26 ऐप जो थे वो बैन कर दिए गए, इसलिए ये सार्वजनिक सड़कों पर आ गया।
सबसे पहले उन ऐप्स पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि सरकार को यह शक था कि कुछ होने वाला है। वो उसे पहले नहीं रोक पाई, ये उसकी भयावहता को समझ नहीं पाई थी सरकार। नेपाल सरकार में पश्चिम द्वारा चलाए जा रहे इतने बड़े आंदोलन को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, और उसने एक और गलती कर दी। अगर आपको प्रतिबंध लगाना ही था तो पूरी तरह से बैन करना था। आपने टिकटॉक और वाइबर जैसे दूसरे ऐप तो छोड़ दिए, और इसी वजह से संदेश गया। देखिए, अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया, लेकिन चीन वाली ऐप्स पर नहीं लगाया, और यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। और जैन जी की पहली मांग क्या थी? पहली मांग ये थी कि ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए आंदोलन हो रहा है। ऐप्स तो खोल दिए अब, लेकिन आंदोलन फिर भी जारी है। फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। और देखिए, ये सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं, ये इस आंदोलन के अंदर में शामिल हैं। दरअसल इनको ये पता ही नहीं है कि इनका यूज कर कौन रहा है और कहां से कर रहा है, लेकिन ये इसमें शामिल हैं। और आप देख रहे हैं कि हर राजनेता को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, लतड़ा जा रहा है। केपी शर्मा अली, पुष्प कुमार दहल, उनके इन लोगों के घरों पर भी हमला हुआ। चीन समर्थक, इसके अलावा ये चीन समर्थक थे, इसके अलावा जलनाथ खनल, ये पूर्व प्रधानमंत्री, उन पर भी हमला हुआ, उनके घर पर भी हमला हुआ। उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार है, उनको जला करके मार डाला गया। इसके अलावा शेर बहादुर देववा, उन्हें भारत का करीबी माना जाता है, उन्हें भी उनके घर पर ही मार दिया गया। इसलिए वहां पर हर राजनेता को पीटा जा रहा है, क्योंकि वहां के राजनेता चीन के समर्थक हैं या भारत के समर्थक। मतलब जो पीटे जा रहे हैं नेता, जो भी हैं ये, वो या तो चीन के सपोर्टर हैं या वो भारत के सपोर्टर हैं। तो हर तरह का नेतृत्व जो भारत या चीन की बात करता हो, उसको खत्म कर दीजिए, इसे जमीन से हटा दो। ये एक कोशिश है वहां पर। इससे साफ पता चलता है कि मानक रणनीति कहां से आई है। क्योंकि अगर केपी शर्मा चले जाते हैं तो कोई दूसरा नेपाली कांग्रेस से आएगा। अगर नेपाली कांग्रेस से कोई आता है या जाता है तो इंडिपेंडेंस पार्टी से कोई आएगा। तो या तो वो भारत का समर्थक होगा या फिर वो चीन का समर्थक होगा। सारे जितने भी राजनेता हैं उनको हटा देना चाहिए, ये कोशिश है, ये साफ दिख रहा है इसके अंदर में। इसलिए हर राजनेता के घर पर हमला हो रहा है और कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेरोजगारी इन्हीं की वजह से है, आदि आदि। मैं ये पक्का कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वगैरह कई देशों में भ्रष्टाचार है, और आपकी मांग इस्तीफे और सोशल मीडिया पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने की थी, और वो पूरी होगी। इसके बाद भी भ्रष्टाचार है। वो तो एक बहाना था, आपने उसी बहाने का इस्तेमाल करके सब कुछ किया। अब बात उन 7 लोगों की जिनकी इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका है। किसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पूरा आंदोलन जो है बर्बाद हो गया। इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है अभी तक तो नहीं है, आगे हो तो कहते हैं। सब लोग बाहर आ जाते हैं अचानक, जनता पूरी बाहर आ जाती है और उपद्रव फैल जाता है। इसका मतलब है कि कहीं से इस योजना की इस पूरी उसकी योजना बनाई गई थी। किसी ने कहा होगा कि यह कार्यक्रम इस तारीख को होगा। जो हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं उन्हें बताया गया होगा कि आपको उस तारीख को, फलानी तारीख को बाहर आना है, आपको फलानी जगह पर इकट्ठा होना होगा, आपको इसका विरोध करना होगा। सोशल मीडिया पर कोई जरूर अभियान चलाया गया होगा। इसके पीछे ये तो है नहीं कि ये चीज अपने आप होगी, जरूर कोई ना कोई रहा होगा। और अब जो नाम सामने आ रहे हैं, एक स्वतंत्र व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि वो किसी तरह नेपाल को आगे बढ़ाएगा, या आप कह सकते हैं कि नेपाल का ये नया मोहम्मद यूनुस कौन होगा। अब जो नाम सामने आ रहा है वो है बलेन शाह का। अब ये बलेन शाह कौन है? ये एक रैपर है जो कि सिर्फ 34 साल का है, और टाइम मैगजीन में उसका नाम टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में छपा है। अब यहां से आप देखिएगा कि बांग्लादेश और नेपाल, अब इनके दोनों की तुलना आप करते चलिएगा। फरवरी 2024 में उन्होंने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की। देखिए,
ऐसे लोगों की प्रोफाइल पहले बढ़ाई जाती है, उन्हें बड़ा बनाया जाता है और वो एक रैपर है। उनकी जो लोकप्रियता वो काफी बढ़ गई। आपने देखा होगा कि जेलेंस्की यूक्रेन में एक कॉमेडियन था। उनके शो मशहूर हुए, उन्हें चुना गया, उन्हें तैयार किया गया, पॉलिश किया गया, और आज आप यूक्रेन की हालत देखिए। इसी तरह बेलेन शाह को तैयार किया गया था, उसकी प्रोफाइल जो थी वो बढ़ाई गई थी। उस पर बेलेन का प्रभाव है। कहा जाता है कि फरवरी 2022 में नेपाल में बेलेन का प्रभाव बढ़ा या पड़ा। जेनजी उनके पीछे पागल हो गए तो वो तैयार थे। आज उन्हें बेलेन कहा जाता है। जनता उनका अनुसरण भी करती है और उनके लिए एक प्रशंसक वर्ग जो था वो तैयार किया गया। इन संपत्तियों को इस तरह से विकसित किया जाता है कि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। और ये वही बेलेन है जो कहते थे कि सिंह दरबार में आग लगा देना चाहिए। और सिंह दरबार ये वो जगह है जहां पर नेपाल की सरकार बैठती है, मतलब वहां का पार्लियामेंट। यही बेलेन है जो जब नेपाल में आदि पुरुष फिल्म रिलीज होती है तो उसका विरोध करता है, और जब सुप्रीम कोर्ट उस फिल्म की रिलीज की इजाजत देता है तो कहता है कि ये भारत के इशारे पर काम कर रही है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ये भारत के समर्थन से काम कर रही है। तो इस तरह से उनकी संपत्ति का विकास हो रहा था, उनका कद बढ़ रहा था, और आज उन्हें काठमांडू का स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मेयर बना दिया गया। और नेपाल के अंदर में भारत जैसा माहौल नहीं है, जहां दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इस तरह के बहुत बड़े शहर हैं जिस तरह से बाहर में। सबकी अपनी पहचान है, बड़े राज्य हैं, इसलिए अगर आप एक राज्य में कुछ करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे राज्य में भी हो। लेकिन नेपाल में काठमांडू के आसपास बहुत कुछ है। एक बार जब आप काठमांडू पर कब्जा कर लेते हैं, आप काठमांडू पर काबिज हो जाते हैं, तो आप एक तरह से नेपाल पर कब्जा कर लेते हैं और आप उसे एक इंडिपेंडेंट मेयर को सौंप देते हैं। और जब इस तरह की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कब शुरू हुआ, इसकी तैयारी कब हुई। इसके बाद दूसरा नाम जो सामने आ रहा वो है रवि लामिछाने। वो पत्रकार है। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो क्षमा चाहता हूं। स्टिंग ऑपरेशन से मशहूर हुआ ये व्यक्ति, और उसके बाद नेपाल के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तब बाद में। उसके बाद क्योंकि वहां किसी को पूरा समर्थन नहीं मिलता, नेपाल के अंदर सरकार ने अलग अलग पार्टियों के समर्थन से चलती है, इसलिए उस दौरान वो उप प्रधानमंत्री भी बने। फिर उसके बाद दोहरी नागरिकता के आरोप में जेल चले गई। उनकी दोहरी नागरिकता कहां से थी? अमेरिका में। इसका मतलब है कि उनका वहां से भी कोई नाता है। और फिर प्रदर्शनकारी जो थे वो जेल से रिहा हो गई। अब वो भी इस खेल में शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि बातें आ कहां से रही। और उसके बाद अगर तीसरा नाम है वो है डोनाल्ड लू। आपने ये नाम खूब सुना होगा। बांग्लादेश में जो खेल हुआ था उसमें भी डोनाल्ड लू का नाम था। अब दोनों देशों की समानताएं मिलाइए कैसे मेल खाती हैं। शेख हसीना कहती थी कि मैंने एक गोरे आदमी से बात की और उसने कहा कि मुझे सेंट मार्टिन द्वीप वगैरह चाहिए। डोनाल्ड ने बोला था। उन्होंने लेकिन नाम क्लियर नहीं बताया और काफी चीजें उन्होंने मांगी, लेकिन शेख हसीना नहीं मानी और इसलिए उनकी सरकार गिर गई। और वो गोरा आदमी डोनाल्ड लू था। आपने इमरान खान का नाम सुना होगा, पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वो कहते थे कि मेरे पास एक नाम है जिसकी वजह से इमरान खान मशहूर है। आज वो कहाँ है ये सबको पता है। ये सब डोनाल्ड लू की वजह से हुआ। वो डोनाल्ड लू भी है। यही डोनाल्ड लू 8 दिसंबर 2024 को नेपाल पहुंचे। अमेरिकी राजदूत डीन आर थॉमसन उनसे मिलने आए यहां पर, और तैयारियां ये उसी समय शुरू हो गई जिससे चीजें विकसित और बनाई जा रही थी। अगर कल कुछ होता है तो उसका इस्तेमाल यहां से किया जा सकता है, एक लॉन्च पैड की तरह से, एक प्लेटफॉर्म की तरह से। भारत चीन के खिलाफ जहां भी उपयोगिता हो इसका इस्तेमाल किया जा सके। खैर, सरकार चली गई, यह अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा काम करते रहते। और ये भारत में भी हुआ था। इसी टाइप का कुछ सेटअप किया था, एक आदमी को यहां पर प्लांट किया गया था
और उसने भी एक आंदोलन किया था और उसके बाद में एक प्रदेश की सरकार चली गई थी और वो वहां का मुख्यमंत्री बना था, 2 बार मुख्यमंत्री रहा था और दोनों बार वो बहुत ज्यादा बहुमत से जीता भी था। तो जो चीज तय हुई थी वो अब नेपाल में दिखाई दे रही है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है, नेपाल में एक एनजीओ है हामी नेपाल। इस आंदोलन का आह्वान हामी नेपाल ने किया था। ये जो आंदोलन हुआ है, अब इसको चलाता कौन है? एक व्यक्ति है सुधन गुरंग नाम का। जिस व्यक्ति को देख रहे हो ये है सुधन गुरंग। ये इस एनजीओ का संस्थापक है। ये एनजीओ इसी का है। इस एनजीओ ने सब कुछ तैयार किया, पूरा डाटा इसने तैयार किया, पूरा कार्यक्रम सुधन गुरंग द्वारा चलाया जाता है। ये वही चलाते हैं, ये उनका एनजीओ है हामी नेपाल, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। इसमें दूसरे व्यक्ति का नाम है दीपक भट्ट। ये व्यक्ति इन्फिनिटी होल्डिंग्स नाम की कंपनी चलाता है और वो एक बड़ा हथियार आर्म्स डीलर है। एक इटालियन कंपनी के साथ हथियारों के सौदे में इसका नाम आया था। वो हामी नेपाल का सदस्य है। तो आप देखिए कि दागी लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी। कोई संत आपके काम नहीं आएगा इसमें। आपका कोई भी संत, आपका कोई भी जेंटलमैन आपका ये काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा काम नहीं करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ गंदे होने से डरता है, जिनके हाथ पहले से ही गंदे हैं, उनके साथ समझौता किया जा सकता है। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और कभी कभी वो लोग असहाय हो जाते हैं। ये होता है। कभी कभी वो इन चीजों में कूद पड़ते हैं। हामी नेपाल सुधन गुरुंग से जुड़ा है। हामी नेपाल दीपक दत्ता से जुड़ा है। इसे एक वित्त पोषक के रूप में सोचें कि इसे एक बैक एंड सपोर्ट के रूप में सोचें। चेहरा बालिन और रवि लामेछाने का, ये इनके जैसे लोग हामी नेपाल का गठन करेंगे। संचालक डोनाल्ड लू है इसका पूरे का। धन हामी नेपाल जैसे संगठनों को जाएगा, तभी आंदोलन सफल भी होगा। यह आंदोलन सफल नहीं होगा क्योंकि एक दिन एनजीओ को एहसास होगा कि उनके सोशल मीडिया ऐप ट्विटर फेसबुक काम नहीं कर रहे हैं। चलो केपी शर्मा का घर जला देते हैं, चलो पुष्प कुमार का घर जला देते हैं, चलो फला की पत्नी को जला देते हैं। ऐसा नहीं होगा। सब कुछ पहले से प्लान था और ये सब कुछ अच्छी तरह से प्री प्लान होगा। इसके बाद अगला नाम आता है सुलभ अग्रवाल का। यह शंकर ग्रुप का सदस्य है, वो भी उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। वो कोविड के दौरान भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व था। ये भी हामी नेपाल का सदस्य है। सुलभ अग्रवाल साहिल अग्रवाल है। ये लोग उससे जुड़े हुए हैं। उपनाम देखिए डॉक्टर सुखद संदुक रोहित है। शायद उच्चारण में हो सकता है कुछ गलत कह रहा हूं। ये व्यक्ति एक आई सर्जन है। क्या आप इस व्यक्ति का नाम जानते हैं? आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो मेगासिस विनर है। ऐसे लोगों का भी एक उच्च प्रोफाइल होता है। अगर ऐसे लोग हामी नेपाल से जुड़े हैं तो एनजीओ का कितना ऊंचा प्रोफाइल होगा। फिर आपको समझ में आता है कि एनजीओ सरकार में दखल दे सकता है या नहीं। आप कई अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। फिर आप पश्चिम में अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग इससे जुड़े होते हैं। ऐसी संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि जब चाहे उनका इस्तेमाल किया जा सके। इस संगठन हामी नेपाल पर ईसाई मिशनरियों के रूप में काम करने का भी आरोप लगा है। ये ईसाइयों मतलब वहां के जो हिंदू हैं उनको ईसाइयों में धर्मांतरित कराने का भी समर्थन करता है। और मुझे सीधे तौर पर तो पता नहीं, लेकिन इस पर इसका समर्थन का आरोप है कि ये क्रिश्चियनिटी को के अंदर में कन्वर्सन का ये सपोर्टर है। इससे पता चलता है कि डोनाल्डो बालेन रवि या हामी नेपाल जैसे लोग कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए गठजोड़ बनता है। एक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं इसको। पारिस्थितिक तंत्र जमीनी स्तर पर कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता। धीरे धीरे चीजें एक जाल की तरह बनती जाती हैं। एक के पीछे एक उनके संबंध एस्टेब्लिश होते हैं और इस तरह एक कड़ी सक्रिय जो होती है वो होती है, फिर दूसरी होती है और इसी तरह ये पूरा खेल है। ये कोई ये नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा एक वक्त में नहीं, इसमें टाइम लगता है।
और नेपाल में यही हुआ। फिर एक एक करके राजनेताओं पर हमले हुए, पॉलिटिशियन पर अटैक हुए। कांतिपुर का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह जला दिया गया। ये रुकने वाला नहीं है। दूसरे दिन एक बैठक हुई, अब आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, उसमें कह दिया गया। और ये भी कहा गया कि आपकी सारी मांगे हमने पूरी कर दी हैं। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुक क्यों नहीं रहे हैं? बालेन भी रुकने को कह रहा है। हो सकता है कि बालेन को इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया हो। लेकिन आज शायद एक खबर आई थी कि इस बालेन को वहां का इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है नेपाल का। याद कीजिए, मोहम्मद यूनुस को एक बार बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर इसका बांग्लादेश का, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। और इसी तरह से बालेन भी हिलेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि रवि लामिछेन, ये दोहरी नागरिकता का मामला है। ये दोहरी नागरिकता का मामला है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम दोहरी नागरिकता का मामला हो। आपको लगता है कि सरकार पीछे क्यों हट रही है? कहते हैं उसे जेल में डाल दो और देखो क्या होता है। आप कहेंगे कि 80 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग मोदी के साथ हैं। भारत में लोकतंत्र फैलाने के लिए बस कुछ लाख लोगों की जरूरत होती है। जो व्यक्ति इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, वो व्यक्ति इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है। सिर्फ 1 या 2% ही जनता बाहर आएगी। वो इतना लोकतंत्र फैलाएगी कि सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। और अगर सरकार ने 26 जनवरी को लाल किले पर गोली चलाई होती तो आज नेपाल में भी वही होता जो हो रहा है। भारत में वही होता। नेपाल में भी क्या हुआ था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 19 लोग मारे गए। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। बाद में क्या हुआ? पुलिस ने नहीं बल्कि जमात ने गोली चलाई थी। और यहां भी यही हो रहा है। जो बांग्लादेश, जो नेपाल के अंदर में आईएसआई के आका बैठे हुए हैं, गोलियां उन्होंने चलाई। आईएसआई नेपाल में एक्टिव है। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ वो भी आईएसआई के जरिए हुआ। पश्चिम ने यहां पर भी आईएसआई का इस्तेमाल किया। भीड़ पर हमला करता है और मार डालता है। उन्होंने भारत के अंदर भी यही कोशिश की थी। और भारत के बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि किसानों को गोली मारी गई। खबर फैली कि किसानों की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई, जब सच्चाई सामने आई। और एक भारत का बड़ा पत्रकार है जो मोदी विरोधी है, उसका एक लंबा कैरियर है। सरकार ने देश बचाने के लिए गोली नहीं चलाई और खबर को बनाए रखा इस व्यक्ति ने। भारत में भी दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं। किसान उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। वो अभी राजनेता नहीं है। जिस दिन आप उसे गिरफ्तार करोगे, वो कहेगा कि भारत में तानाशाही है और मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े राजनेता को जेल में डाल दिया। अब पश्चिम को क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हमें जनता को समझाना होगा। मलेशिया ऐसे ही नहीं चला गया, उसका भी कुछ कारण था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि पड़ोसी देश में कुछ होने वाला है। भारत में कोई परिवार नहीं है, वो गायब हो जाते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है भारत में। जब भी भारत में या भारत के पड़ोस में कुछ इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो वो व्यक्ति यहां से गायब हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। नेपाल में कुछ भी होने से ठीक पहले ये व्यक्ति विदेश चला गया था। जब कुछ होने वाला था, यह व्यक्ति खालिद जिया के बेटे से मिल रहा था। जब बांग्लादेश में कुछ होने वाला था, ये हो रहा था। भारत में पिछले 6-7 सालों से यही चल रहा है। जब मोदी पिछली बार जीते थे तो ये सिर्फ एक अनुमान था, एक आइडिया था कि जीत गए मोदी। अटल बिहारी जी भी जीते थे। जब वो दूसरी बार जीते तो ये एक दुर्लभ संयोग था उस टाइम पर। 1000 साल में एक बार ऐसा होता है कि कोई कांग्रेस के सामने जीतता है। लेकिन जब तीसरी बार उन्हें लगा कि वे 2 बार नहीं जीत सकते, तो आप देख सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी, उनकी स्पीड कितनी बढ़ गई है। भारत में लगातार प्रयास हुए और वो जारी भी रहेंगे। लेकिन वो सफल होंगे या नहीं होंगे, ये अलग बात है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, क्योंकि आपके पीछे बड़ी ताकतें हैं, आपको 100 बार गोल बचाना होगा, लेकिन उनको एक बार गोल करना होगा। आप 100 कोशिशों में, उनकी 100 कोशिशें आप असफल कर सकते हैं। और अगर वो लोग एक कोशिश में भी सफल हो जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और संसद को भंग कर देंगे और फिर दोबारा से चुनाव करवाएंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी की सफलता और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूं कि हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मोदी जी हमारे हमेशा प्रधानमंत्री रहे।
क्योंकि वो ये काम करना चाहते हैं। पिछले 11 सालों में कितने राष्ट्रपति अमेरिका में गए, कितने लोग इंग्लैंड में गए, क्या वो इजराइल में बदले, कितने बदले, ऑस्ट्रेलिया में कितने बदले, जापान में कितने बदले, पाकिस्तान में कितने बदले। रूस और चीन, इन दो देशों को छोड़िए और दुनिया में कहीं भी जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ, भारत ही एकमात्र ऐसा उदाहरण जहां पर प्रधानमंत्री रुके, एक ही प्रधानमंत्री रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश में जो हो रहा है उस पर सबकी नजर रहे और नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हो। आज भारत में बहुत से लोग खुश हैं कि नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, मालदीव में क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि भारत में ऐसा ना हो। संजीव राव लिख रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि भारत में ऐसा ना हो। वंदे मातरम, राणा अय्यूब। कौन लोग खुश हैं? लल्लन टॉप जैसे न्यूज पोर्टल्स में बहुत सारे पत्रकार थे, बड़े खुश थे उस टाइम पर। जब बांग्लादेश में आग लगी थी तब युवाओं की क्रांति हुई थी और यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए कि कितने नेपाली हैंडल अचानक एक्टिव हो गए। आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, आपको एक नेपाली का कमेंट उसमें जरूर मिलेगा। जब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ, ट्विटर बैन हुआ, सब कुछ बैन हुआ, तब भी आपके पास इतने सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये हैंडलर जानबूझकर बाहर से तैयार किए गए कि ये काम करो। भारत में इस बात का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। इस चैनल पर मैंने आपको बताया था कि भारत में कौन से मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश के हालात बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत में क्या तैयारी हो रही है, इसका ट्रेलर आप नेपाल में देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। ये 7 लोग थे। मैं आपको बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी बताता रहूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि खेल बड़ा है और अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।